फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था सुर्खियों में संगठन। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। 1981 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसके आगे का हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करें परिषद की, तो जो सिटीज है इसके कितने परिषद है? 3 परिषद है। संरक्षण की आवश्यकता के स्तर के आधार पर परिशिष्ट वन क्या है? विलुप्ति, एक्सटिंक्शन। इसके कगार पर जो प्रजातियों व्यापार केवल वो क्या है? असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है। परिशिष्ट सेकंड, इसमें क्या है? संकटापन, थ्रेटेन नहीं, पर नियंत्रण व्यापार आवश्यक है, मतलब इसमें हम नियंत्रित व्यापार कर सकते हैं। परिशिष्ट थर्ड, इसमें क्या है? कम से कम एक देश में संरक्षित प्रजाति है उसके रूप में दर्ज हो। इसमें व्यापार नियंत्रण हेतु अन्य जो पक्षकार हैं उनसे सहायता का अनुरोध होता है। सिटीज के प्रमुख पहले कौन कौन सी है? तो है माइक कार्यक्रम है, या हाथियों के अवैध शिकार की निगरानी। सिटीज की स्पीशीज प्रोग्राम सीटीएसपी है, और वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम आईसीसी डब्ल्यूसी 2010 है। रिपोर्ट की बात करें तो कौन इसकी रिपोर्ट जारी करता है? वो वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट, विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट। नेक्स्ट है पादपों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है, यूपोव। तो पौधों की जो नई किस्में हैं उनकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। पौध किस्म संरक्षण है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, पीवीपी है। इसकी एक प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराने और उसे बढ़ावा देने वाला एक क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई थी 1961 में ही स्थापित हुआ था। कार्य की बात करें तो प्रजनक अधिकार एक बौद्धिक संपदा अधिकार ये प्रदान करता है, ताकि जो कृषि है और खाद्य सुरक्षा है इसके लिए नई व उन्नत पौध किस्म है उनके विकास को प्रोत्साहन मिले। उपभोग अभिसमय है 1991। तो ये क्या है? प्रजनकों के अधिकारों का उनको मजबूत करता है। किसानों के विशेषाधिकार, बीज बचाने का जो अधिकार है उसको सदस्य देशों के लिए वैकल्पिक बनाता है। बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत अब उसका सदस्य नहीं है तथा अपना स्वतंत्र स्वी जेनरिस है ये कानून लागू करता है। इसमें जो पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 है वो शामिल है। जो प्रजनक और जो किसान है दोनों के ही जो अधिकार है उनकी विशेष रूप से रक्षा करता है। IBAT अलायंस तो क्या है? एकीकृत जैव विविधता मूल्यांकन उपकरण। 4 संगठन है, उसका एक गठबंधन है। कौन कौन सा है? वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र UNEP-WCMC। उत्पत्ति की बात करें तो वर्ष 2008 में स्थापित हुआ था। मिशन कौन सा है? तो संगठनों को जैव विविधता है इससे जुड़े जो जोखिम है उन पर कार्रवाई करने में सहायता हेतु डेटा उपकरण और मार्गदर्शन उसको प्रदान करना। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। राष्ट्रीय हरित अधिकरण तो जान लेते इसके बारे में। पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित जो मामले हैं उनके प्रभावी और त्वरित निपटान हेतु स्थापित एक सांविधिक एवं विशिष्ट निकाय है ये। बात करें इसकी उत्पत्ति की तो 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 है। इसके तहत पर्यावरणीय मामले हैं उनके निर्णय हेतु ये स्थापित है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय एवं प्रधान पीठ तो ये है नई दिल्ली में। अन्य 4 पीठ इसकी कौन कौन सी हैं? तो वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। बात करें शक्तियां तो कौन सी हैं? सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908, उसके अंतर्गत सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं इसकी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रक्रियाओं से बंधा नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर द्वारा यह निर्देशित होता है। आवेदन या अपील दायर होने के 6 माह है इसके भीतर इसका अंतिम निपटान का दायित्व है। बात करें सदस्यों की तो कार्यकाल इसका कितना है? 5 वर्ष है, और पुनर्नियुक्ति है उसके लिए पात्र नहीं होते हैं। अध्यक्ष की पात्रता क्या है?
तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है ये किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इसके बराबर इनकी पात्रता होनी चाहिए। अपील तो आदेश बाध्यकारी हैं पर अंतिम नहीं है। एनजीटी अपने जो निर्णय है उनको पुनर्वलोकन कर सकता है। यह 90 दिन है, उनके भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। एनजीटी का विधायी ढांचा देख लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 है और जैव विविधता अधिनियम 2002 है। ये इसका पूरा एनजीटी है, इसका पूरा विधायी ढांचा है। नेक्स्ट है सुर्खियों में रही संबंधित रिपोर्ट या सूचकांक। तो सबसे पहले है वैश्विक वन संसाधन आकलन, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, GFRA। इसके जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ये प्रत्येक 5 वर्ष में जारी करता है। इस वर्ष का जो संस्करण है वो इंडोनेशिया के बाली में ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव GFOI प्लेनरी पूर्ण सत्र के दौरान ये प्रकाशित किया गया। GFOI है ये ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन, GEO है, उसका एक प्रमुख कार्यक्रम है और भारत है वो इसका सदस्य है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो वन वैश्विक भूमि क्षेत्र के 32% भाग को कवर करता है। विश्व के लगभग आधे वन उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद बोरियल शीत कटिबंधीय, समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का आता है। यूरोप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र यूरोप है, उसमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जो विश्व का जो कुल वन क्षेत्र है उसका 25% है। भारत का वन विस्तार, तो भारत कुल वन क्षेत्र है इसके मामले में विश्व स्तर पर एक पायदान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वैश्विक वन क्षेत्र का 2% है। रबड़ रोपड़ के मामले में ये 5वें स्थान पर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम UNFCCC COP30। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC इसके पक्षकारों का 30वां सम्मेलन COP30 ये जो ब्राजील है उसके बेलेम शहर में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय कि इसी दौरान पेरिस जो जलवायु परिवर्तन है समझौता इसकी 10वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। UNFCCC COP30 के बारे में तो जान लेते हैं क्या है। अमेजन क्षेत्र इसमें आयोजित इस जो शिखर सम्मेलन है इसको कार्यान्वयन के कोप, सत्य के कोप और वन कोप के रूप में नामित किया गया है। जो मोतीराव है इसकी भावना अर्थात समावेश और संतुलन पर आधारित था। ये जो अभिसमय है ये 195 पक्षकारों द्वारा बेलेम जो पैकेज है उसको अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। इसमें न्यायसंगत परिवर्तन, जस्ट ट्रांजिशन, अनुकूलन, वित्त, व्यापार, लैंगिक समानता और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर समझौते शामिल थे। COP30 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन हुआ। कौन कौन सा? COP30, UNFCCC, CMP20 क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करने वाला पक्षकारों का सम्मेलन और CMA7 पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के जो पक्षकार हैं उनकी बैठक के रूप में कार्य करने वाला पक्षकारों का सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये 1992 का जो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसमें ये उभरा और 1994 में इसको अपनाया गया। ये 3 अभिसमयों रियो अभिसमय इसमें से एक है। अन्य 2 कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय UNCBD और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD है। UNFCCC की जो पहली कोप बैठक है ये कहाँ हुई थी? तो ये 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित की गई थी। हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो 198 है और भारत भी इसका सदस्य है। रिपोर्ट तो कौन सी है? NDC सिंथेसिस रिपोर्ट है। उपलब्धियां, आउटकम, फिर यहाँ पे हम देख पढ़ेंगे किसके द्वारा या ये किसके तहत शुरू किया जाता है और प्राथमिक उद्देश्य, कार्यान्वयन कार्यक्रम।
तो इसमें उपलब्धि क्या है, वेलेन मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, COP29, COP31, ट्रोइका, यूएई, अजरबैजान, ब्राजील। इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो ये COP29, COP30 और COP31 की अध्यक्षता करने वाले ट्रोइका देशों के अंतर्गत कार्य योजना उन्मुख मंच है। यह जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन प्रयासों तथा निवेश में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलरेटर, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, COP30 और 31 की अध्यक्षता करने वाले देश हैं उनके द्वारा। यह COP30 और COP31 की अध्यक्षता करने वाले देश हैं उनके नेतृत्व में शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है। इस पहल का उद्देश्य देशों को उनके एनडीसीज और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं NAPS के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुकूलन योजना NAPS कार्यान्वयन गठबंधन। तो ये UNDP, इटली, जर्मनी, NAP ग्लोबल नेटवर्क NDC पार्टनरशिप इसके तहत जारी किया जाता है। इसे COP30 कार्य एजेंडा के तहत एक नई समाधान तत्परता योजना जो प्लान टू एक्सीलरेट सॉल्यूशन PSS के रूप में प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं के कार्यान्वयन है इसका समर्थन करना और अनुकूलन से समृद्ध जो राष्ट्रीय प्राथमिकता है उनकी प्रगति के लिए सार्वजनिक और निजी स्रोत है उनसे निवेश जुटाना। नेक्स्ट है वन एवं प्रकृति। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। तो ये किसके तहत शुरू किया गया है, ब्राजील, इंडोनेशिया, कांगो, चीन आदि। भारत पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ है। ट्रस्टी और अंतरिम प्रबंधन मेजबान कौन है, विश्व बैंक है। बात करें इसके प्राथमिक उद्देश्य की तो ये उष्णकटिबंधीय वन वाले देशों को उनके चौड़ी पत्ती वाले जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों के रखरखाव और विस्तार के लिए दीर्घकालिक परिणाम आधारित वित्तपोषण प्रदान करता है। इस तंत्र का जो उद्देश्य है वो उष्णकटिबंधीय वन निवेश निधि स्थापित करना है। इसका लक्ष्य $125 बिलियन निधि जुटाना है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों से 25 बिलियन संग्रहित करना और निजी निवेशक है उनसे $100 बिलियन तक आकर्षित करना है। यह तंत्र अनिवार्य करता है कि सभी वित्तपोषण है उनको कम से कम 20% हिस्सा है वो प्रत्यक्ष रूप से मूलवासी देशज लोगों और जो स्थानीय समुदाय हैं उनसे उनको प्राप्त हो। नेक्स्ट है नेट जीरो भूमि निम्नीकरण के लिए समुत्थानशील कृषि निवेश तत्परता। तो इसके जारीकर्ता कौन है, तो ये किसके तहत शुरू किया गया है, ब्राजील और 10 भागीदार देश है उनके द्वारा। FAO फास्ट पार्टनरशिप के तहत ब्राजील के कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। बात करें उद्देश्य की तो यह मिश्रित वित्त और निजी पूंजी का उपयोग करके निम्नीकृत हो चुकी 3 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को पुनर्बहाल करने की परियोजना है। यह पहल ब्राजील की ग्रीन वे एंड इको इन्वेस्ट योजना पर आधारित है। समन्वय, तो इसका जो समन्वय है वो अग्रलिखित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, खाद्य और भूमि उपयोग गठबंधन है FOLU, ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह CGIAR, G20 भूमि पुनर्बहाली पहल, विश्व बैंक आदि। नेक्स्ट है स्केलिंग JREDD+ गठबंधन, जुरिडिक्शन रिड्यूसिंग एमिशंस फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये इसके किसके तहत शुरू किया गया है, ये UK, सिंगापुर, कोस्टा रिका, इथियोपिया, घाना, गुआना, केन्या आदि। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये सरकारों, स्वदेशी समुदायों, निवेशकों, मध्यस्थों, मानकों निर्धारकों तथा जो नागरिक समाज है उसका एक नया गठबंधन है। यह 2030 तक जो उष्णकटिबंधीय वन है उनकी कटाई को रोकने और उसे पुनर्बहाल करने हेतु प्रतिवर्ष 3 से 6 बिलियन डॉलर जुटाने का एक विश्वसनीय एवं परिपक्व मार्ग प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।